तो आज में नया टूल स्टार्ट करना है ना। एनसिबल जो आपका है ये एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। और ये मतलब ये आपका जो है CMT, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। सेकंड क्या है, ये आपके इंफ्रा को भी मैनेज कर सकता है। इंफ्रा मैनेजमेंट टूल है। देखो, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि एक सेंट्रल पॉइंट पे बैठ के मल्टीपल मशीन्स को हमें कॉन्फ़िगर करना है, उसमें यूजर क्रिएट करना है, फाइल क्रिएट करना है, परमिशन सेट करना है। तो वो तो हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। इंफ्रा मैनेजमेंट में क्या है कि जैसे मान लो मैं किसी भी इंफ्रा, जैसे मान लो क्लाउड इंफ्रा को मैनेज करना है, तो क्लाउड इंफ्रा को भी आप एंसिबल से ऑटोमेट कर सकते हो। मतलब कि ये आपका वर्क कर सकता है एज अ IAC, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि एंसिबल आपका एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। और दूसरा क्या है कि आपका एक इंफ्रा मैनेजमेंट टूल भी है। और ये ऑर्केस्ट्रेशन टूल भी है, ऑटो कंप्यूटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। किसी भी उसको ऑटोमेट करना है तो वो भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं इसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करके। जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यहाँ पे यूज करते हैं वो आपका क्या है, YAML, एड अनदर मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसका जो ऑनर है कंपनी, वो कौन सा है, रेड हैट, जो कंपनी इसको ऑन करती है। इसके विकीपीडिया में भी जाके इसके बारे में आप देख सकते हो। तो इसके जो स्टेबल रिलीजेस हैं या पहला रिलीज क्या था उसके बारे में आपको आइडिया मिलेगा। सिंबल विकी करके। हाँ जी, बोलिए। सर, ये आपने जैसे बताया कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है ना? कि एक सेंट्रल पॉइंट से बैठ कर के हम मल्टीपल मशीन्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो तो चलो ठीक है। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट टूल कैसे हुआ? यानी कि आईएसी कैसे है, या फिर उस जैसे पे मान लो मुझे ना एक इंस्टेंस लॉन्च करना है इसकी हेल्प से, हुँ, तो मैं कर सकता हूँ एडब्ल्यूएस पे? AWS में। अच्छा। और वो ऑटोमेशन के लिए जो आपने थर्ड पॉइंट लिखवाया वो? ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब है कि मान लो मैं कोई स्क्रिप्ट लिख दूं, ठीक है, मतलब एक पूरा वाइबल स्क्रिप्ट लिख के मल्टीपल मॉड्यूल मेंशन करके भी मैं टास्क को ऑटोमेट कर सकता हूँ एक डिक्लेरेटिव मेथड के थ्रू। अच्छा, ठीक है। तो यदि आपके इसकी कुछ इंफॉर्मेशंस डिटेल्स कुछ चाहिए आपको, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसका ऑथर कौन है, डेवलपर्स है, ठीक है। और ये आपका इसका जो कॉपरेशन है वो रेड हैट ही है। इनिशियल रिलीज कब था, 12 में आया था। स्टेबल रिलीज आपका 21 अप्रैल 25 पे है। इसका रेपोजिटरी भी दे रखा है, किन लैंग्वेज में इसको रिटन किया गया है वो आपको दे रखा है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स में को ये कॉन्फ़िगर कर सकता है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और इसमें रन भी कर सकता है वो भी यहाँ पे होगा, ठीक है। इसके बाद कौन से लैंग्वेजेस हैं, और ये दे रखा है कि क्या क्या कर सकता है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोड है, ऑर्केस्ट्रेशन इंजन है, ये आपको दिखा रहा है, लाइसेंसिंग का दिखा रहा है किसके थ्रू, ठीक है। और वेबसाइट इसका शो कर रहा है। तो ये कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल सकती है। ठीक है, ये आपको डिटेल्स से मिल जाएगी। अब ये ना इसका जैसे डॉक्यूमेंटेशन आपको रीड करना है तो यहाँ से जाके रीड कर सकते हो। इसमें से जैसे ये वर्क कैसे करता है, जैसे मान लो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है तो ये कैसे कॉन्फ़िगर करेगा, उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है कि इसमें एक जो मशीन होगा वो कंट्रोल नोड की तरह वर्क करेगा। बाकी आप कितने भी मैनेजेबल नोड्स यहाँ पे लगा सकते हो जिनको हमें मैनेज करना है, नोड 1, नोड 2, नोड 3, ऐसे मल्टीपल वहां पे आप कर सकते हो। तो चलते हैं इसका डायग्राम वहां पे हम डिस्कस करते हैं। पहले तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए ना।
ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, ये इंफ्रा मैनेजमेंट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड और ऑर्केस्ट्रेशन भी है। इसमें हम जब कोई स्क्रिप्ट लिखेंगे तो वो जैसे डिक्लेरेटिव, मतलब एक होता है इम्परेटिव। इम्परेटिव मतलब कि कमांड लाइन एक शॉर्ट कमांड रन करके हम कोई टास्क परफॉर्म कर लें, तो वो हो गया इम्परेटिव मेथड। डिक्लेरेटिव मतलब कि हम उसको स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखें और उसी स्क्रिप्ट में मल्टीपल मॉड्यूल्स भी मेंशन कर दें। अलग अलग मॉड्यूल्स, जैसे मान लेते हैं कि हमें कॉपी करना है तो कॉपी का मॉडल यूज करेंगे, मुझे यूजर क्रिएट करना है तो यूजर का मॉडल, या एक ही स्क्रिप्ट में आप सारे मॉड्यूल्स भी मेंशन कर सकते हो, बट सीक्वेंस में होने चाहिए। सर आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। दस बाकी लोग को भी नहीं हेलो। आ रही क्या? आ रही है सर, आ सर रही है। थोड़ा स्लो आ रही है। वाइस आ रही है। आप लोग अपने माइक तो यहाँ सर पे ब्रेक होकर के आ रही है आवाज। तो यहाँ पे एनसीबल का ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किया है, इसके बाद आपका जो है, आपका वो हम एक डायग्राम क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एजेंट लेंस कैसे एजेंट लेस है आपका, ठीक है। तो सारे पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक, हम क्लाउड पे ही बना लेंगे, क्लाउड में एक इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, एक ये इंस्टेंस, और एक हम कुछ मल्टीपल नोड यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं, एक या दो या तीन जितने भी आपको करने हैं। वो भी इंस्टेंस पे खोल लें। क्या? ये भी इंस्टेंस पे खोल लें। इसमें से जो ये वाला हमारा इंस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे ये हमारा कंट्रोल प्लेन है। क्या है? कंट्रोल प्लेन है। ये आपके सारे मैनेज्ड नोड हैं जिनको मैनेज करना है हमें, नोड 1, नोड 2, ठीक है, और ये आपका नोड 3। इनके बीच में जो कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे वो कनेक्शन रहेगा किसके थ्रू? एसएसएच के थ्रू। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली हम लिनक्स में भी हमने स्टडी किया होगा, लिनक्स में दो मशीन्स को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो एसएसएच में, और जो ऑथेंटिकेशन मेथड रहेगा वो क्या रहेगा आपका? की बेस्ड। हम एसएसएच में दो मेथड देखते हैं ऑथेंटिकेशन के, एक होता है पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, और एक सेकंड क्या होता है आपका? की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो ये जितने भी जो नोड हैं, ये कंट्रोल प्लेन के साथ आपके एसएसएच के थ्रू कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो ये पूरा हमारा एक हमारा पूरा एक क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा। इसमें से एक कंट्रोल प्लेन और बाकी आपके जो भी मैनेज नोड हैं वो यहाँ पे रहेगा। अब ये, इससे पहले जो एनसिबल से पहले जो मार्केट में टूल यूज हो रहे थे वो आपका एक सैप था और मतलब पपेट भी है। ये टूल के नेम भी आपने सुना होगा। ये दोनों ना एजेंट के थ्रू काम करते थे, मतलब कि जैसे ये एसएस के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए, तो ऐसा पहले कॉन्सेप्ट नहीं था। इसके मिड में ना यहाँ पे क्या होगा, एक एक एजेंट होगा। कोई भी एक एजेंट टूल के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर पाओगे, जो सैप और पपेट में था, जो कि किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को, मतलब कि जो हम कर रहे थे उसमें टाइम टेकिंग था, वो टाइम ले रहा था। उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो एंसिबल टूल इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, वो एजेंट लेस था। मतलब कंट्रोल प्लेन और नोड के बीच में कोई भी एजेंट नहीं होगा, जो कि तो किसी भी सर ये कॉन्फ़िग। जैसे ये आपने यहाँ पे कंट्रोल नोड बनाई है, एनसीबल से चल रही है, तब उस वक्त क्या शेफ और पपेट से चलती थी? हाँ, मतलब ये भी अलग अलग टूल्स हैं। जैसे मान लो कि आपका गिट है, गिट के अलावा भी बहुत सारे टूल्स थे, गिट लैब भी है आपका, बिट बकेट भी है। ऐसे बहुत सारे मतलब कि जो आपके कोड को मैनेज करने के टूल्स हैं, तो वैसे ही सैप, पपेट, एंसिबल ये भी टूल्स हैं। तो जो सैप और पपेट था, उस वो जो वर्क करता था, उसको यदि आप कंट्रोल प्लेन और नोड को कनेक्ट करना है तो आपको एजेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा नोड पे जाके। बट यहाँ पे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो जब एजेंट होगा नहीं तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन फास्ट वे में करेगा, टाइम नहीं लेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्या है कि जो एंसिबल है ये आपका एजेंट लेस है। मतलब इसमें कोई भी एक एक्स्ट्रा टूल इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कनेक्टिविटी करने के लिए। ठीक है, तो ये पहला आपका हो गया एजेंट लेस। दूसरा आपका क्या होगा? दूसरे पॉइंट में देखा जाए तो आपका जो पॉइंट है, एक ये कि एक आइडेम्पोटेंट करके आप एक वर्ड होता है,
ठीक है। यदि मान लो आपने कंट्रोल प्लेन से कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन को आपने अप्लाई कर दिया, मतलब आपने मान लो कि एक बार कोई भी अपने डायरेक्टरी क्रिएट किया या आपने कोई फाइल क्रिएट किया, तो उसको यदि मैं नेक्स्ट उसी जो टास्क में कर चुका उसको अगेन एक बार उसी स्क्रिप्ट को रन करता हूँ या उसको कमांड से परफॉर्म करता हूँ, तो ऐसा ना हो कि उसको ओवरराइट कर दे। मतलब कोई भी चीज एक बार ही अप्लाई हो, या उसमें कोई चेंजेस है तो चेंजेस को वो सिर्फ चेंजेस को ये करे। मतलब कि आपका यहाँ पे यदि मैं इसमें बोलूँ तो आपका क्या रहेगा। हाँ सर, मतलब ये हो गया ना, जैसे होस्ट वन के ऊपर हमने डायरेक्टरी वन ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, लेकिन हाँ होस्ट टू और होस्ट थ्री पे नहीं है। अभी जब हम यहाँ पे प्लेबुक को वापस से रन करेंगे तो वो तीनों होस्ट पे हिट करेगा। अब होस्ट वन पे तो बनी हुई है, इसलिए चेंजेस जीरो दिखाएगा, और होस्ट टू और होस्ट थ्री पे चेंजेस वन दिखाएगा। ऐसे ही है ना कुछ? हाँ, ये क्या करेगा कि इंक्रीमेंटल फॉर्म में चीजों को ऐड करेगा। जो भी मान लो आपने यहाँ से कोई भी आपने चेंजेस किया, मतलब यहाँ से मान लेते हैं कि एक आपने फाइल वन के लिए फाइल वन क्रिएट कर दी, मतलब इनमें सब में यहाँ से बैठ के आपने फाइल क्रिएट का कमांड चलाया, ये फाइल वन सब में जाके बन गया। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम चलाऊं तो ये फाइल वन को, मतलब फाइल वन में कोई चेंजेस है तो वो एड ऑन कर दे, बट जो जैसे पहले जो चेंजेस था उसको ओवरराइट ना करे, वो जस्ट अपेंड करे। क्या करे? अपेंड करे। तो इसको एड इंपोर्टेंट वर्ड्स इसको डिफाइन करते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे थर्ड पॉइंट में एक तो आपका एजेंटलेस हो गया, एड इंपोर्टेंट हो गया। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे आप दो तरीके से इसमें टास्क परफॉर्म कर सकते हो। एक आपका रहेगा, क्या कहते हैं आपका, इम्परेटिव, जिसमें क्या है कि आप कोई एक सिंगल लाइन का कमांड राइट डाउन करके, सिंगल लाइन या मल्टीपल लाइन का कमांड रन करके आप टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हो, सिर्फ कमांड के उसमें, कमांड का यूज करके आप अपने कंट्रोल प्लेन से बैठ के मैनेजेबल नोड्स में कुछ भी आप टास्क परफॉर्म कर सकते हो। तो ये जो मेथड हुआ ये इम्परेटिव मेथड हुआ। मतलब दो तरीके होते हैं कंट्रोल प्लेन से उन नोड्स में कोई चेंजेस करने के लिए, एक हो गया इम्परेटिव और एक क्या होगा आपका, डिक्लेरेटिव। फोर्थ में दूसरा क्या है आपका, डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव में क्या होगा कि आप यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट लिख दोगे, स्क्रिप्ट में सीक्वेंस में आप पूरा टास्क मेंशन कर दोगे, और इसके लिए ठीक है टास्क में लिखोगे, इसके लिए स्क्रिप्ट के लिए जो लैंग्वेज यूज करोगे कौन सा रहेगा, वाई। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ में क्या है, इसमें ये मॉड्यूल्स पे वर्क करते हैं, मॉड्यूल्स भी इस पे सपोर्ट करते हैं। मतलब एंसिबल में अलग अलग टास्क के लिए मॉड्यूल्स बने हुए हैं। यदि मान लो मुझे लिनक्स में कोई फाइल क्रिएट करना है तो फाइल का अलग मॉड्यूल होगा। यदि आपको वहाँ यूजर क्रिएट करना है तो यूजर का अलग मॉड्यूल होगा। आपको वहाँ कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो पैकेज का अलग मॉड्यूल्स होगा। तो ये मॉड्यूल पे वर्क करता है। तो ये मॉड्यूल्स हम इम्परेटिव मैथड पे भी यूज करेंगे और ये डिक्लेरेटिव में भी यूज करेंगे। ठीक है। या तो देखो, हाँ मतलब वैसे भी डायरेक्टली भी चला सकते हो, बट वो भी एक जैसे सेल मॉड्यूल और कमांड मॉड्यूल भी आते हैं। ये डायरेक्टली भी आप कमांड को हिट कर रहे हो, आप कोई मॉड्यूल स्पेसिफिकली टास्क के लिए मेंशन नहीं कर रहे हो, तो आप सेल मॉड्यूल उनका यूज कर सकते हो। जब आप टास्क परफॉर्म करो समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा कि कंट्रोल प्लेन और नोड के बीच में कोई भी एजेंट नहीं है जो कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा फास्ट डिप्लॉय करता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि आइडेंटिटी है, यदि एक बार जो उसमें टास्क परफॉर्म कर चुका है उसको रिपीट नहीं करेगा। उसमें कोई कोई भी आपने एड ऑन किया तो उसको इंक्रीमेंटल फॉर्म में वहां पे ऐड कर देगा। थर्ड क्या है कि आप कमांड लाइन से भी इसको मैनेज कर सकते हो। दूसरा क्या है कि आप स्क्रिप्ट के बेस के हेल्प से भी इसको आप मैनेज कर सकते हो। मतलब जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है कंट्रोल प्लेन से नोड पे। इसके बाद इसमें अलग अलग टास्क के लिए क्या है कि मॉड्यूल्स हैं, जैसे पैकेज मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है, सर्विस मैनेजमेंट, तो सभी के लिए क्या है, मॉड्यूल्स हैं। समझ में आ गया बात को? इन पॉइंट्स में किसी में कोई क्वेश्चन पुट अप करना है? नहीं सर, क्लियर है। क्या? हाँ, उसी में ऐड नहीं, मतलब मॉड्यूल सारे अवेलेबल होंगे, बस आपको वहां पे मेंशन करना है। वो ऑलरेडी जैसे स्क्रिप्ट में आप राइटिंग करो वो इंपोर्ट कर लेगा टास्क के, जब जैसे ही आप स्क्रिप्ट को रन करोगे एग्जीक्यूट करोगे, या जब कमांड चलाओगे उसी टाइम पे हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग मॉड्यूल्स आपको वहां पे ऐड करने पड़ेंगे। मतलब ऐसा कोई प्लगइन कोई एक्सटेंशन नहीं है। समझ गए? अब हमें ये वाला आर्किटेक्चर यहाँ पे क्रिएट करना है। तो इसके लिए मैं एक चीज बताता हूँ कि लिनक्स में आपको क्या क्या आना चाहिए, क्योंकि हम लिनक्स में ही करने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि लिनक्स में इसको करने के लिए
पहला तो क्या है कि लिनक्स की फर्स्ट बुक का तो प्रॉपर नॉलेज होना ही चाहिए। तो जैसे जो की हम जो इसमें की चैप्टर्स जो यूज करेंगे, एक तो एसएसएस वाला, और एक सुडोर्स का आपको पता होना चाहिए, सुडोर्स में कैसे फाइल्स को नॉर्मल यूजर को हम रूट की परमिशंस कैसे देते हैं। और थर्ड में आपका यम का, यम या जो भी डीएनएफ आप जो भी आपने स्टडी किया हो, तो इन सब चीज़ों का आप यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो चलते हैं इसको लैब में, पहले हम ये बना लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। या आपको यहाँ से कुछ और भी पॉइंट देख लेते हैं, कुछ पॉइंट हो गए यहाँ पे। अच्छा हाँ, एक चीज और भी था यहाँ पे, एक इन्वेंट्री था। इन्वेंट्री के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। मतलब कंट्रोल प्लेन में एक इन्वेंट्री बन जाएगा। इन्वेंट्री किसका होगा? नोड्स का। इन्वेंट्री मतलब लिस्ट। आप कंट्रोल प्लेन में कौन कौन से नोड को मैनेज करना चाहते हो। और यहां पे ये भी डिफरेंस रहेगा कि हो सकता है कि ये जो दो नोड हैं, ये सेल्स टीम से बिलोंग करते हैं। मान लेते हैं ये वाला नोड आपका एडमिन से बिलोंग करता है, तो हो सकता है कि मुझे चेंजेस सिर्फ सेल्स वाले ही ग्रुप में करना है। मुझे कोई पैकेज है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसको सिर्फ यहीं पे इंस्टॉल करना है, इन दोनों मशीन पे। तो मैं उस केस में एक ग्रुप बनाऊंगा। जैसे मैंने एक ग्रुप बनाया ग्रुप वन करके, उस ग्रुप वन में मैंने दो नोड को ऐड कर दिया, नोड वन और नोड टू। एक मैंने दूसरा एक ग्रुप बनाया ग्रुप टू, इसमें मैंने ऐड कर दिया नोड थ्री को। तो यदि मैं कोई भी इम्परेटिव या डिक्लेरेटिव मेथड से यदि मैं ग्रुप वन पे कोई भी चीज चेंज कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, तो सिर्फ इन दोनों पे ही अप्लाई होगा। तो ठीक है। सर ऐसे तो ये फिर क्या नाम है, आईपी एड्रेसेस भी हम लोग ऐड कर सकते हैं हाँ, और आप होस्ट सिंगल नेम भी मशीन ऐड में कर कर, सकते हैं। सिंगल मशीन पे करना है तो आप वहां पे आईपी एड्रेस का यूज करके भी उसमें चेंजेस कर सकते हो, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है वो अप्लाई कर सकते हो। या फिर होस्ट नेम भी। होस्ट नेम का भी यूज। ठीक है। और ग्रुप तो इसलिए कर रहे हैं कि मान लो आपके पास बहुत सारे मशीन्स हैं, एक ही सेम कॉन्फ़िगरेशन करना है सब में, तो आप अलग अलग थोड़ा करोगे, वो तो टास्क बहुत है, लेंदी हो जाएगा। तो उस केस में आप ग्रुप बनाइए। तो इन्वेंट्री क्या होता है कि लिस्ट, लिस्ट होती है ग्रुप्स की या इंडिविजुअल मशीन्स की, वहां पे आप मेंशन कर सकते हो। और फिर जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो उसी ग्रुप पे अप्लाई होगा। आपको ग्रुप का नेम वहां पे मेंशन करना पड़ता है जब भी आप इम्परेटिव या डिक्लेरेटिव मेथड से आप इसको टास्क को परफॉर्म करोगे। तो अभी समझ में आया इन्वेंट्री क्या है? ये लिस्ट है आपके नोट्स की। ग्रुप के फॉर्म में भी हो सकता है, या इंडिविजुअल फॉर्म में भी हो सकते हैं। ऑडिट इसके बाद और भी यहाँ पे पॉइंट क्या दे रखे हैं, कंट्रोल प्लेन दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है। A list of managed nodes that are logically organized. You create an inventory on the control plane to describe host deployment to the Ansible. तो यहाँ पे ये दे रखे हैं। फिर इसके बाद हमारा जो पॉइंट मेनली जो है ना, वो मॉड्यूल्स के बारे में भी है, मॉड्यूल्स हम उसमें करेंगे। तो पहले ये हम डायग्राम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो हम चलते हैं EC2 में, ये हम क्रिएट करते हैं। आपको रेडेड वीएम में भी करना है तो वहां पे भी वीएम वेयर पे भी परफॉर्म कर सकते हो। अभी आपको लग रहा है इनमें से कोई क्वेरी करना है आपको, या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या ऐप इंफ्रा मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के लिए भी यूज करते हैं, ऑर्केस्ट्रेशन। ठीक है। तो चलते हैं 3 VMs हम क्रिएट कर लेते हैं, एक वीएम हम कंट्रोल प्लेन के लिए, 2 VMs हम उसमें। ठीक है। ये आपको 3 बनाना, 3 भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे एनसिबल, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कंट्रोल करके, एंड देन यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसमें जो भी इमेज लेना है आप ले लो, रेड हेड लेना रेड हेड ले लो। है, ठीक है, 1 2 ले लेते हैं। तो ग्रेडेड में पता है क्या सर, इस पे ना एनसीएल डाउनलोड नहीं करा, वहाँ पे लगा है तो उस पे ubuntu पे नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा किसने बोला? t2.5 हाँ, दोनों सब में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, सब में कर लेंगे। सर रेड एड पे कर दीजिए। रैम का इधर आ रहा है, रैम का इधर। किस में कब एरर की? क्योंकि मैंने भी बहुत दिनों से तो नहीं पढ़ा है, बट ये लिनक्स का ही पार्ट रहता है। रेड की माइक्रो में जो रैम है ना, वो सपोर्ट नहीं करेगा इस बार जब इंस्टॉल करते हैं। तो फिर हमने इंस्टॉल बनाने के बाद रेड में पहले बनाया था, फिर जब ubuntu में बनाया ना तो उसमें हो गया। सर इनका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा हाई हो गया होगा, तो एक बार करके देख लेते हैं। तो करना ऐसा तो ना कि मतलब करोगे नहीं है तो आप उसमें स्मॉल कुछ भी लेके करो।
फिर इंस्टेंस टाइप चेंज फिर इंस्टेंस टाइप चेंज किए थे, फिर उसको ज्यादा लिए थे। तो हो गया था। हाँ अब बिल जनरेट होगा, जनरेट जो अकाउंट ब्लॉक कर देंगे आपका, है ना। तो ये वीपीसी डिफॉल्ट ले लेते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, और आपको यहाँ पे जो भी ट्रैफिक अलाउ करवाना है वो करा सकते हो। तो वैसे मुझे एसएसएच चाहिए, तो करना तो बात कर लो, अदरवाइज आपको यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक करना है तो यहाँ पे ऑल ट्रैफिक भी कर सकते हो आप। और मैं इसे सिमिलर्स, मुझे कितनी मशीन क्रिएट करना है, 3 या 4 जो भी करना है, 3 मशीन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अभी देख लेता हूँ टी टू माइक्रो में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं भी देखना चाहता हूँ क्या एरर आ रहा है। ऐसा है तो मतलब हो सकता है ही हो जाए, तो ऐसे सर आप ऐसे इंस्टॉल कर देना हम लोग, एंसिबल तब मेरा चलो देखते हैं। यहाँ पे नेम में चेंज कर लेता हूँ, इसको रख लेता हूँ Node 1, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेकेंड आपका यहाँ पे Node 2। यहाँ पे एंसिबल, ये दोनों तीनों वीएम्स को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको कॉपी करके सबसे बेस्ट मोबाइल एक्सटर्म ही है इसके लिए। तो सेम टैब में मतलब मल्टीपल वीएम्स बन जाएंगे, सबको रीनेम भी कर सकते हो आप। EC2-यूजर। तो एंसिबल आपने किस में इंस्टॉल किया था? नहीं, ऐसा तो नहीं कर देना, एंसिबल तीनों में इंस्टॉल कर दिया आपने। तो ये वीएम पे नहीं कर सकते हम लोग? कर सकते हैं, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, वहां पे भी करा दूंगा। मैं पहले क्या करूंगा ना, जिसको भी जहां पे भी 1 to में करना 1 to में करा देता हूँ, और VMware पे भी करा देता हूँ, VMware पे भी रेड हैट इंस्टॉल कर लेते हैं। सर इससे वीएम पे तो VMware बहुत पे करा इजीली हो जाएगा, दीजिएगा। वीएम पे तो। बहुत स्लो चलेगा बस ये, आपके वैसे सिस्टम में ही नहीं पहले हो पाएगा। आपके लैपटॉप में या तो फिर 16 GB रैम हो तो हो सकता है। यहाँ पे मैं इसको ना रीनेम कर देता हूँ, रीनेम करके एंसिबल कंट्रोल करके इसको नेम असाइन कर देता हूँ। तब तक सेकेंड VM Node 1 को हम कनेक्ट करते हैं। EC2-यूजर, यूज प्राइवेट की, एंड देन यहाँ पे जाके कुबरनेटिस की को यहाँ पे कनेक्ट कर लो, ओके पे क्लिक करो, एक्सेप्ट sudo स्पेस SU। यहाँ पे भी रेपो अपडेट कर लो, yum स्पेस अपडेट स्पेस एप्पल भाई। थर्ड VM, सर आप प्लीज रेडिट पे करके दिखाओगे? सही नहीं, मतलब ये वाला नहीं आता मोबाइल एक्सचेंज, उस पे कैसे वर्क करते हैं? नहीं तो ये तो कनेक्ट करने का है ना, कनेक्ट तो आप उसमें कर लो, पुट्टी में आता है आपको। हाँ सर आता है पुत्र। हाँ तो पुट्टी, ये पुट्टी पे कनेक्ट हो, तीनों मशीन को मैंने कनेक्ट किया है सिर्फ, मैंने और कुछ कन्फिग्रेशन चाहिए, वो रेडेड ही है ये। मैंने सिर्फ मोबाइल एक्सटर्म ये टूल यूज किया कनेक्ट करने के लिए, आप कनेक्ट करने के लिए CMD यूज करो या आप उसमें पुट्टी यूज करो, वो आपकी चॉइस है। हाँ भी कर रहा हूँ। मल्टी और ये ना तीनों ही है। मतलब एक साथ तीनों में कौन चले? नहीं वो नहीं करना ना मुझे भी। इतने भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसमें समझ।
इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कैसे कॉन्फ़िगर करना है। आपने एंसिबल कौन सा लिया था? एंसिबल के भी कई सारे वर्जन्स है ना। नहीं, 64 बिट तो आर्किटेक्चर साइज हो गया इसमें ना। आपका 8 के लिए लिया था, 9 के लिए। नहीं नहीं 9 पर। हाँ 9 का, क्योंकि आर्चिल 9 है तो 9 ही लोगे। फिर पहला ही अपडेट, सब सारे अपडेट ही हो रहे हैं अभी। अभी दिख रहा है? ये वाला लाइट क्लोज करना है। अरे भाई ये नहीं, हाँ ये, हाँ ये पहले वाला ठीक था। ठीक है, अभी दिख रहा है। और जूम करो। अब यहाँ पे क्या करना है कि पहले आपको कुछ जो पैकेजेस, जैसे विम एडिटर इस पे नहीं होता, डब्लू गेट नहीं होता, ये तीनों में पहले इंस्टॉल कर दो। मैं पहला चेंजेस किया मैंने, पहले तो मैंने तीनों वीएम्स का रेपो मैंने अपडेट कर दिया। और ये वीएम रेडेड 9 है, ठीक है, आरसीएल 9। सेकंड में गया, सेकंड में चाहिए अपडेट हो रहा है अभी, तो कोई नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप ही करूंगा, ठीक है। तो हो सकता है मुझे कुछ डाउनलोड करना पड़े, एडिट तो करना ही पड़ेगा। तो विम बाय डिफॉल्ट नहीं होगा डब्ल्यूएस वाले में। डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होता, एंसिबल यम इंस्टॉल एंसिबल डॉट आईओ, उसी से करते हो या मतलब एक पैकेज डाउनलोड करते हो? पहले डब्ल्यू गेट से पैकेज पहले उसका पैकेज। नहीं, वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो। यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस एंड देन, इंस्टॉलेशन कराना पड़ेगा, मतलब वो अलग की बात नहीं करेंगे। देखता हूँ मैं, क्योंकि ना वो तो मैं, ये भी अपडेट हो रहा है, अपडेट होने देते हैं। वैसे वो करने की नीड है नहीं आपको ना, मतलब देखता हूँ मैं। ये भी मैंने पहले वाले में जो पैकेज जो अभी कमांड चलाए हैं, दो ही कमांड मैंने चलाई। पहले मैंने रेपो को अपडेट किया है, सेकंड मैंने विम एडिटर डब्ल्यू गेट से यूआरएल से कुछ भी डाउनलोड करना है उसके लिए मैंने किया है। और यही मैंने आपको यहाँ पे भी किया, ठीक है, मतलब इसमें भी दो ही कमांड चलाई मैंने, अपडेट और इंस्टॉलेशन, ठीक। इसके नोड में ये भी हो गया, तो यम स्पेस एंड देन इंस्टॉल स्पेस विम स्पेस एंड देन डब्ल्यू गेट स्पेस हाइफन वाई। अब आपको यहाँ पे एंसिबल इंस्टॉल करना है, तो आप डायरेक्टली एक काम करो, यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस एंसिबल हाइफन कोर स्पेस हाइफन वाई करके आप कमांड चला दो, तो डायरेक्टली इंस्टॉल कर देगा। आपको डाउनलोड करना है, करना आपको नहीं पड़ेगा। वैसे अब ये करना नहीं पड़ता, पहले था, मतलब दो मैथड्स हैं, इतना लेंदी मत बनाओ इसमें, मत को। और ये जो एंसिबल इंस्टॉल होगा सिर्फ और सिर्फ किस पे इंस्टॉल होगा? मास्टर, बाकी किसी में इंस्टॉल मत कर देना। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो सब पे इंस्टॉल कर देते हैं।
सर इसके अंदर पाइथन के पैकेजेस भी तो इंस्टॉल करने पड़ेंगे ना शायद। वो सब पहले हो जाएगा, ये आपको बस देखो, आप यार ऐसा भी कर सकते थे कि yum install ansible.io करके, तो ये उसी की साइट से पूरा फेच कर लेता है। जब अच्छा एक ठीक है। सिंगल कमांड से इंस्टॉलेशन हो सकता है तो आप पहले उसमें पाइथन इंस्टॉल करो, फिर ये इंस्टॉल करो, कई सारे प्री रिक्वायरमेंट्स पैकेजेस होते हैं, तो वो करने की नीड नहीं है। समझ हाँ बात सर, को? वो आयो वाला तो देखा था मैंने। देखो मैंने यहाँ पे, इसमें देखोगे मैंने जब पहले बहुत पहले मैंने कराया था, तो इसमें जो मैंने किया है शायद डाउनलोड करके किया है यहाँ पे। ये देखो यम इंस्टॉल, पहले एप्पल रिलीज करके पैकेज यहाँ पे पहले पैकेज पहले डाउनलोड किया है आर्चिल 8 के लिए। जब पहले करा तो आर्चिल 8 ही होगा शायद प्लस पे, क्योंकि 9 तो नहीं आया होगा। सेव मैंने तो स्टार्ट 7 से ही किया था। इसके बाद इस ये पैकेज डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पे एंसिबल आपका इंस्टॉल हो गया है। ये हमने ठीक है, फिर इसके बाद शायद मे बी, तो यही मेथड फॉलो कर रहा हूँ अभी भी। उसको ना वो मत करो, क्योंकि वो ना बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है। फिर यहाँ पे ना पाइथन, पाइथन लेवल, पीप, ओपन एसएसएल सर्टिफिकेट्स के लिए, फिर एंसिबल, इतना लेंदी करने का कोई मतलब नहीं है। समझ आया आपको? आप जब इंस्टॉल कर रहे थे तब इशू कर रहा था, तो मत करो उसको। इसको ईपीएल को पेश करके अब देखो ये सिर्फ जो मैंने एंसिबल इंस्टॉल किया, सिर्फ किस पे इंस्टॉल किया है? आपको ये लिखना है यम स्पेस इंस्टॉल। हाँ मैं दिखा रहा हूँ, मैं कमांड ही देख रहा हूँ मैं। यहाँ पे चला गया कमांड भाई, मैंने इसी में इंस्टॉल किया है ना। स्ट्रीम पता नहीं क्यों ना ये लिखा था यम इंस्टॉल, या आप डीएनएफ भी यूज कर सकते हो, तो पैकेज मैनेजर है। इसको जो भी रिक्वायरमेंट होगा कर लेगा, देखो ना। ये देखो ये होता है मेन पैकेज, इसलिए कह रहा हूँ यम और डीएनएफ आप अच्छे से पढ़ोगे तो पैकेज को मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे गिट कोर है, पाइथन 3 सब्स्टिट्यूशन है, एसएसएस पास करके है, ऐसे मल्टीपल टूल्स हैं। ये तो मेन पैकेज है, इसके बाद ये डिपेंडेंसीज हैं। मतलब ये जो मेन पैकेज है ये इन पे डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है बात को? अब हम देखते हैं एंसिबल का वर्जन कौन सा है। एंसिबल स्पेस एंड देन डबल हाइफन एंड देन वर्जन, तो आपको यहाँ पे वर्जन दिख जाएगा। ये आपका 2.14.17 करके आपका, ठीक है। अब करना क्या है कि आपको ना तीनों मशीन्स में एंसिबल नाम का यूजर ऐड करना है। या तो आप पहले वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई कर सकते हो। अभी यहां तक समझ में आ गया क्या क्या किया गया है? ठीक है। तो वैसे विम का तो यूज करेंगे, डब्ल्यू गेट का मे भी शायद यूज ना हो पाए, बट उसका तो यूज कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एंसिबल, और एंसिबल सिर्फ एंसिबल कंट्रोल पे ही इंस्टॉल करना, और किसी पे इंस्टॉल मत कर देना। तो मुझे यदि देखना है किसी यूजर को वेरीफाई करना है तो मेरे पास दे लेता हूँ, तो passwd, लिनक्स आएगा तो ही समझ में आएगा ये, अदरवाइज आएगा नहीं, पूरा लिनक्स ही है। ग्रेप स्पेस यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एंसिबल करके मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, कोई भी यूजर नहीं है एंसिबल के नाम से। तो आप यूजर ऐड कर लो, यूजर ऐड स्पेस एंड देन एंसिबल, एंड देन एंटर कर लो passwd स्पेस एंड देन एंसिबल, एंटर कर लो, इसको पासवर्ड सेट कर लो, जो भी पासवर्ड आप देना चाहते हो। ये तीनों में करना है, क्योंकि हम रूट से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यूजर ऐड स्पेस एंड देन एंसिबल, एंटर कर लो। इसके बाद passwd स्पेस एंड देन एंसिबल, एंटर, इसको पासवर्ड सेट करो। ठीक है, इसके बाद नोट 2 पे आ जाओ आप, यूजर ऐड स्पेस एंड देन एंसिबल, passwd स्पेस एंड देन एंसिबल, एंटर कर लो 123 123। ठीक, डिफरेंट कर लो, कोई इशू नहीं, जिस भी नेम से करना है। मतलब मुझे बार बार उसमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। पासवर्ड भी हमने सिंपल सा 123 दिया है, मतलब पासवर्ड फॉरगेट कर गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने वहां पे कर दिया। इसके बाद क्या करना है कि मुझे ना इस एंसिबल यूजर को रूट का प्रिविलेज असाइन करना है। इस एंसिबल यूजर को रूट के प्रिविलेजेस देने हैं। मतलब मान लो हम यहाँ कंट्रोल प्लेन से भी कोई कमांड चलाएंगे जो कि हम नोड 1 पे चलाना चाहते हैं, और नोड 1 में जो एंसिबल यूजर बना है उसको परमिशन है या नहीं है, मतलब चेंजेस करने के लिए सिस्टम में बाय डिफॉल्ट तो नहीं होता ना रेगुलर यूजर्स को। तो आप विम स्पेस स्लैश etc स्लैश सुडोर्स, आपको याद भी आ रहा होगा शायद, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा।
ये जो हम कर रहे हैं सुडोर्स नाम की फाइल में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आप रूट की तरह यहाँ पे आप एंसिबल करके डिफाइन कर दो, एंसिबल एंड देन ऑल इक्वल टू ऑल। फिर इसके बाद हम चाहते हैं पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन ना रहे यहाँ पे, नो पासवर्ड डी कॉलन ऑल। समझ में आ गया बात को? मतलब क्योंकि हम पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिक्योर होता ही नहीं है, तो हम चाहते हैं की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। इसको जाके हम कर देते हैं सेव। तो ये भी समझ में आ गया होगा क्यों कर रहे हैं। देखो ये चीजें, मतलब वैसे मैं बता भी देता हूँ, मैं एंसिबल को रूट का प्रिविलेज असाइन करने के लिए। एंटर कर देते हैं। ये यहां तक समझ में आ गया? यस किसी सर। भी ऑनलाइन किसी स्टूडेंट्स को इशू हो तो बता सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूं। वैसे एक्सप्लेन तो मैं कर ही रहा हूँ कि ये जो मैं कर रहा हूँ, मैं रूट यूजर्स को, नहीं एंसिबल यूजर को रूट का प्रिविलेज असाइन कर रहा हूँ। etc स्पेस स्लैश एंड देन यहाँ पे सुडोर्स। यदि नहीं भी आता तो स्टेप फॉलो कर लेना, मैं आपको बता तो रहा हूँ, कर क्यों रहा हूँ। बड़ी बेटर चीज आपने वहां पे सीखी होगी, एंसिबल ऑल इक्वल टू ऑल, नो पासवर्ड डी, देन कॉलन एंड देन ऑल। ठीक है, इसको जाके सेव कर दो। जो कैपिटल वो कैपिटल में ही रहेगा, जैसे। सर हाँ। सर ये आपने जो कंट्रोलर नोड है उसके ऊपर तो आपने चलो उसको रूट का एक्सेस दे दिया एनसेबल यूजर को, लेकिन हम्म, सर ये नोड 1 और नोड 2 पे हम लोग क्यों दे रहे हैं? वो तो नॉर्मल यूजर से भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो हम यहाँ से कोई भी स्क्रिप्ट चलाएंगे, ठीक है, हम्म वो चलनी तो यहाँ है ना, हम्म वो वहां से तो हम भेज रहे हैं उसको, मतलब वहां से कमांड दे रहे हैं। जब वो यहाँ पे चलेगा तो वो स्क्रिप्ट एज अ किस यूजर से चलेगा? नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, आपने एनसीबल यूजर वहां पे बना दिया, नोड 2 पर भी, नोड 3 पे, नोड 1 पे, तीनों हाँ। पे बना दिया। लेकिन नोड जो नोड्स हैं, जो मैनेज नोड्स हैं, उनके ऊपर हम लोग उन यूजर्स को रूट का प्रिविलेज क्यों असाइन कर रहे हैं? अब जब वही तो बताना चाह रहा हूँ, मान लो मैंने स्क्रिप्ट में मेंशन किया है कि भाई जो वहां पे स्क्रिप्ट चले वहां पे एंसिबल यूजर से चले, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो जब एंसिबल यूजर को मान लो इस यूजर ऐड, मान लो वहाँ यूजर ऐड करना है, तो बट यूजर ऐड कमांड में तो एक्सेस होगा ही नहीं ना एंसिबल को, तो कैसे स्क्रिप्ट सक्सेस हो जाएगा वो? अच्छा अच्छा। बाय डिफॉल्ट रेगुलर यूजर को लिनक्स में कहाँ होता है, हाँ हाँ, ठीक है। सिस्टम में चेंजेस करने के लिए नहीं होगा। बैक आते हैं यहाँ पे। हम्म। इनको हमने नो पासवर्ड दिया है, अगर मैं यहाँ पे नहीं देता, तो अगर मैं एसएसएच की चेंज करता तो वहाँ पे परमिशन तो नहीं देनी पड़ती, तो क्यों कर सकते हो? मतलब मैं चाह रहा हूँ कि वो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन को ना आस्क करे। हाँ, मैं तो वहाँ पे एसएसएच की वो चेंज, ऑप्शन ही मैं डिसेबल कर दे रहा हूँ यहाँ से, तो ये मेरी की से ही होगा। तो यहाँ पे नो पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं फिर। नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी मान लो ये कंट्रोलर उनको रिमोटली कनेक्ट करे, तो उनमें कोई टास्क परफॉर्म करे, मतलब वो स्क्रिप्ट चलाने के लिए जब रिमोटली कनेक्ट करेगा, तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन चाहिए। हाँ वो तो तो मैं चाह रहा हूँ कि वो पासवर्ड वाला स्किप कर दे, वो सीधा की बेस करे, क्योंकि इंडस्ट्री में तो की बेस ऑथेंटिकेशन सिक्योर है। तो मैं बात को पासवर्ड तो करने का कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं वहां पे, इसलिए कर रहा हूँ। सर वो पासवर्ड बेस इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे क्या है कि जब हम वाईएमएल बना रहे हैं, प्लेबुक बना रहे हैं, तो वहाँ पे हर नोड का पासवर्ड अलग होगा, हम्म। है ना? तो अब कितने पासवर्ड वहाँ पे लगाएंगे? इससे तो की बेस्ड मल्टीपल यूजर्स ऑथेंटिकेशन होंगे, चाहिए। कितनी बार आप सेट करोगे? हम्म तो सबके लिए पासवर्ड नहीं कर सकते। पासवर्ड वैसे भी वैसे वहां शो तो नहीं करता जब टाइप करते हैं, बट वो नहीं करना मैटर, ठीक है। आप पासवर्ड यही देखो, एटीसी स्पेस स्लैश, मतलब समझ में आ गया ना, ऐसा कुछ रटना नहीं है, मतलब आपको समझ में भी आना चाहिए। सुडोज करके आप स्क्रॉल डाउन कर लो, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे नीचे आइए। ये भी देखो, एंसिबल भी बहुत इजी टूल है, ये नॉर्मली पूरा लिनक्स ही है,
हाँ हाँ वो सर, बस हम प्ले बुक लिखना आ जाए ना एक बार, तो बस फिर हो जाता है। ऑल इक्वल टू ऑल एंड देन यहाँ पे नो पास लोडिंग एंड देन कॉलन ऑल। अब ऐसा तो कुछ नहीं कि ऑल के नीचे ही ऑल होना चाहिए, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। ये भी याद, ऐसा लगे कि नहीं उसके नीचे ही लिखना है तभी सही होगा। ये हमने परमिशन दे दी। अब हमें करना क्या है कि भाई इससे हम मान लो उसको अभी रिमोटली करेंगे तो कनेक्ट तो नहीं करने देगा। मतलब हम ठीक है। अब आपको यहाँ पे रूट में आप जो आपका कंट्रोल प्लेन है, आप इसमें स्विच कीजिए किस यूजर से, एनसीबल से। क्योंकि रूट के हम पासवर्ड मतलब कीज वहां पे सेंड नहीं करेंगे, हम एनसीबल से लॉगिन करेंगे। एनसीबल यूजर के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे की जनरेट करेंगे, वही की भेजेंगे उनको। ठीक है समझ बात को। क्योंकि रूट के भेजना एक आपका सिक्योरिटी पर्पज से भी बेस्ट नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एनसीबल से लॉगिन कीजिए। क्योंकि देखो, आपके एक जब किसी भी रेगुलर यूजर को आप रूट का प्रिविलेज देते हो तो वो पूरा रूट की तरह नहीं बन जाता। ये तो पता होगा ना। मतलब उसको ठीक है सारे कमांड उसको एक्सेस हो जाएंगी, बट फिर भी वो पूरा एडमिन की तरह नहीं होता। तो आप बैकअप के तौर में रूट तो आप रखोगे ही रखोगे। तो हम एक एनसीबल यूजर बना दिया, उसको मैंने रूट की पावर दे दी। अब यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, की जनरेट करोगे एसएच हाइफन कीजेन। और यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी लगाना है कि किसके थ्रू आरएसए, ठीक है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो, कितने बाइट में इंक्रिप्ट करना है तो मेंशन कर सकते हो यहाँ पे आरएसए करके, या हाइफन बी करके आप साइज मेंशन कर सकते हो। या आपको नहीं करना, डिफॉल्ट रखना है तो इतना लेंदी क्यों आप कर रहे हो, तो यहाँ पे एंटर कर दो। बट फिर भी रिक्वायरमेंट है, ये पाथ देख रहा है कहाँ पे आपका सेव होगा। तो होम एनसीबल डॉट एस 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 के अंदर ही जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, यदि इसको भी सिक्योर करना है तो पास फ्रेज भी लगा सकते हो, की के ऊपर भी पासवर्ड। अब यहाँ पे एस एस एच, ठीक है, ये हमने की जनरेट कर लिया। आपको की देखना है तो आप देख भी सकते हो, ls.ssh/ एंटर करके आप देखिए यहाँ पे दो की है, आईडी आरएसए और एक आईडी आरएसए डॉट पब। जो आईडी आरएसए वो प्राइवेट की है, डॉट पब जो लगा है वो पब्लिक की है। हम जो सेंड करते हैं कौन सा करते हैं, पब्लिक की। ठीक है, ये भी याद रखना, जब आप की पेयर ऑथेंटिकेशन उसको शेयर करोगे तो आप पब्लिक ही, वैसे वो कॉपी में वही करता ही है, जैसे एसएसएच हाइफन कॉपी हाइफन आईडी, एंड किस यूजर को भेजना है, एनसीबल एट द रेट मोने, मुझे क्या चाहिए उसका आईपी चाहिए, क्या चाहिए। हो सकता है मुझे इशू करेगा तो मे बी मुझे एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं, तो वो भी देख लेंगे। इसका जो आईपी है वो 3117.217 है। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे यस कर देते हैं। ये मुझसे पासवर्ड की बोलेगा, बट ये मुझे क्या बता रहा है, परमिशन डिनाइड बता रहा है। तो आप बैक आइए, रूट पे आइए, आपको ना एसएसएस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे बैक आते हैं। बैक आने के बाद ये एक्चुअली ना मेथड पहले से चेंज हो गया है, मतलब मैं तो बहुत दिन बाद यूज कर रहा हूँ एंसिबल, बट मुझे आज भी मुझे याद है कि क्या चेंजेस हुए थे। आप लोगों को पता है क्या चेंजेस करना है। आप ना सभी मशीन में जितनी मशीन हैं, आप इसको स्विच करके, हाँ रूट, इनमें तो रूट से ही लॉगिन है ऑलरेडी, इनको डीएक्टिवेट ना हो जाए, इसको हम यहाँ पे चला लेते हैं। आपको क्या करना है कि हमें ना इसका जो एसएसएस का ओपन एसएसएस टूल का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो विम स्पेस स्लैश etc स्लैश एसएसएच स्लैश एसएसएसडी अंडरस्कोर कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे आप उसको रूट का प्रिविलेज असाइन कर दो। वैसे रूट से हम लॉगिन तो नहीं कर रहे हैं, चलो मैं कर देता हूँ, बट वैसे इसका नीड नहीं, रूट के लिए तो सर पड़ेगा। हाँ कर देते हैं। ये तीनों में एक चेंज और, हाँ दूसरा चेंजेस भी करना है। हाँ, पासवर्ड हटा के यस में यस कर दीजिए, एक और चेंज करना था। अच्छा प्रोहिबिट पासवर्ड करके, अच्छा हाँ वो मैंने नहीं किया। नहीं एक बार रुक जाओ तुम लोग, पता है ना, मतलब ऐसा नहीं कि सारी चीजें अपने इनेबल करवा दी हैं, बट क्यों कर रहे हो पता भी होना चाहिए ना। आप मेरी बात तो सुनो पहले, मुझे भी पता है। मतलब आप ये बोलो जैसे नीचे पब्लिक की ऑथेंटिकेशन है, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, उसको इनेबल करना है। क्योंकि देखो हम कर क्या रहे हैं यहाँ से, ये थोड़ा ज्यादा इसमें लिख गया है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, की को यहाँ पे मान लो कॉपी करेंगे,
और हमारे पास पहला मेथड तो अभी तो जब हम कॉपी करेंगे हम की का तो यूज कर नहीं पाएंगे, तो हमें किससे करना पड़ेगा? फर्स्ट टाइम तो हमें पासवर्ड का यूज करके ही यहाँ से पब्लिक की को यहाँ भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग ये कह रहे हो कि मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाके पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर दूं, ऐसा कह रहे हो ना आप? पासवर्ड ना मांगे, ये क्या मतलब लॉजिक का? नहीं, एक बार लॉगिन करने के बाद फिर अगेन ही नहीं, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता थी, मतलब मुझे बताओ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब ये आपने पहले ऑब्वियसली लिनक्स तो पढ़ा ही होगा ना। जैसे ये पब्लिक ऑथेंटिकेशन है, तो यहाँ पे नीचे आपको वो भी दे रखा होगा, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन आपको कहीं दे रखा है? तो वो यस, यस तो है तो। हाँ, कमेंट कोई बात नहीं, कमेंट रहने दो, कोई इशू नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चीज। आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उसके लिए आपको जो है वो नहीं भी करना था, आपने कर दिया, आपको लग रहा है वो हो भी उसी की वजह से रहा है। बट एक बार सुनो, देखते हैं, पहले एक बार ट्राई करते हैं, तो वो भी कर लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ उसको भी इनेबल करने को सर ये रिकॉर्ड। नॉर्मली केसेस में तो ऐसा होता नहीं था, मतलब अगर हम की बेस्ड ऑथेंटिकेशन से दूसरी मशीन को एक्सेस कर रहे हैं तो वो तो हो जाती थी सर। हाँ, वो वैसे हो जाता है, बट आपको बताता हूँ एक नया एक फाइल एक और इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एडब्ल्यूएस में क्या होता है कि नए नए वर्जन आ जाते हैं ना, 9.4 9.5, ये नए नए आते रहते हैं, उनमें चेंजेस कर देते हैं लोग। अब यहाँ पे एक चीज और है, ये पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन का इन्होंने मेथड ही अलग कर दिया है, एक अलग फाइल बना दिया है। डॉट डी करो, एक ये फोल्डर होता है, इसमें 50 क्लाउड करके कॉन्सेप्ट डाला है, इनिट डॉट कॉन। ठीक है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वो नो है, क्योंकि भाई हम पहली बार की को जो कॉपी करेंगे कंट्रोल से नोट पे, वो किसके हेल्प से करेंगे? पासवर्ड से ही करेंगे। जो हमने एंसिबल यूजर बनाया है उसको पासवर्ड सेंड किया है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको इंसर्ट करके मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। मैं पहले आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ, ये चलो हो गया। मैं वहां पे ना एक काम करता हूँ, ये वाला मैं चेंजेस करना ही नहीं चाहता। मैं रूट का मान लो ये जो है ना, जो आपने करवाया मुझसे, मैं इसको अब कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या हो रहा है मतलब। सर हाँ, अगर इसको मैं वीएम पे अगर मैं करता हूँ आईएसओ लिनक्स इमेज से रेड एट 9 पे, तो मेरे को तो ऐसा भी कुछ करने की नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं है सर। तो भी मांगेगा। आप लेटेस्ट कोई डाउनलोड करके देखो, 9.4 9.5 या 9.3, वो सर ये चीज इमेज। समझ में नहीं आ रही, आप एक बार दोबारा इसको करवा दो मतलब। ये इमेज का डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या था कि पहले जो मेन जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो यही है, ईटीसी एसएसएच के अंदर एसएसएच अंडरस्कोर कॉन्फ़िग करके, ये वही फाइल है। वहीं पे जाके हमें इनेबल करना होता है। जैसे रूट से लॉगिन करवाना है तो क्या करूंगा, रूट परमिट को लॉगिन करूंगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रेगुलर यूजर्स अलाउ होते हैं, और हम्म। हम अलाउ भी तो रेगुलर यूजर को ही कराना चाह रहे हैं। तो वहां पे रूट का कॉन्सेप्ट कहां से मतलब ये आ रहा है? पहले पहले ये देख लेते हैं, हमें लगा कि ये इनेबल करना पड़ेगा। पहले मैं बार देख लेता हूँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा, एक्सप्लेन क्या हो रहा है। अभी सिर्फ मैंने एक चेंजेस किया है, वो चेंजेस क्या किया कि वो 50 क्लाउड करके इनिट जो फाइल था उसमें पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को मैंने इनेबल किया है। इसको जाके मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सेव करता हूँ। जब आप पहली बार कोई भी चेंजेस करोगे तो क्या करना है आपको? तो पहली बार क्या, जब भी आप करोगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, तो रीस्टार्ट करना तो मस्ट है, एसएसएसडी। और ये मे भी आप गलत कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको यहाँ पे एरर दे देगा, रीस्टार्ट नहीं करने देगा। नेक्स्ट मशीन पे आइए आप, यहाँ पे आने के बाद विम स्पेस स्लैश ईटीसी स्लैश एसएसएच स्लैश एसएसएचडी अंडरस्कोर कॉन्फिग डॉट डी, मुझे सिंपल वही फाइल पे ही चेंज करना है। यहाँ पे क्या कर दो आप, इसके बाद आप यहाँ पे लास्ट वाले पे आ जाइए। ये आपका सिस्टम एक्सपायर हो गया, तो आर करके रिस्टार्ट कर लो। टूडे स्पेस ऐसे ही कर लो, विम स्पेस स्लैश ईटीसी स्लैश स्लैश एसएसएचडी अंडरस्कोर कॉन्फिग। वैसे देखो ये मेरा पार्ट नहीं था, मतलब मिली, नहीं नहीं, ये तो डायरेक्टली ओपन हो गया। क्योंकि ये चीजें आपको पहले कहाँ सीख के आते हो, पहले जब क्लाउड जब पढ़ते हो ना, वो लिनक्स। सर ये तो लिनक्स में तो ये चीज मतलब अभी अपडेट हुआ है ना, पहले तो था ही नहीं ये हाँ, चीजें। पहले वाले में ये नहीं था, सही करो, बट चेंजेस तो आएंगे, थोड़ा बहुत ट्रबल तो करना ही पड़ेगा। हाँ, जब मैंने 7 सीखा था तब भी नहीं था, फिर 9 पे अपडेट किया तब भी नहीं था ये। एसएसएच अब यहाँ पे हम कॉपी करके देखते हैं, मतलब मैं लॉग इन करता हूँ किससे, जब मैंने रीस्टार्ट नहीं किया ना सर्विस, यहाँ पे सिर्फ चेंजेस किए हैं। दोनों मशीन में जब चेंजेस किया तो रीस्टार्ट भी कर लेते हैं, रीस्टार्ट एसएसएचडी। सिस्टम
ctl स्पेस एंड देन रीस्टार्ट स्पेस SSSD। ठीक है, सर्विस रिस्टार्ट कर दी। अब आप एनसिबल से लॉगिन कीजिए। एसवी स्पेस हाइफन एनसिबल की हम जनरेट कर ही चुके थे। आपको ओवरराइड करना है तो ओवरराइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कॉपी वाला कमांड है, एंटर कीजिए। पासवर्ड आपसे मांगने लगा तो आपको क्या समझ में आया, इसी से क्या सीखने को मिला? सर कुछ भी नहीं सीखने को मिला, दोबारा बता दो। चलो ठीक है, चलते थे। एक्चुअली क्या था, मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ, ठीक है? पहले वही जो, क्योंकि वो डायग्राम बहुत ज्यादा लेंदी हो गया है। यूजर को आपने परमिशन दिया है, उसको नहीं दिया, यही बताना चाह रहा हूँ। तो आप क्या है, मतलब आप क्या कर रहे हो पता है, कि आप वो भी सेटिंग्स इनेबल कर रहे हो, बट आपको पता नहीं क्यों कर रहे हो उसका, इस ऑपरेशन में उसका लेना देना है या नहीं है, वो नहीं पता ना, खुद का परमिशन इसलिए दिए ताकि अगर कोई इशू गया तो हो। है ना? अरे तो हो जब ऐसा, बट नहीं हो सकता ना ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा नहीं करना। आप कहीं पे एक्स्ट्रा परमिशन कैसे दे सकते हो? हाँ वो अलग चीज़ है। हमें हाँ, नहीं नहीं, करें अलग चीज नहीं है, अलग कैसे बोल रहे हो आप? किसी भी कंपनी आप फुल एक्सेस दे दोगे तो प्रॉब्लम है ना। हाँ उसका वो इशू नहीं है। तो वो अलग क्या, बहुत बड़ा कंसर्न है भाई। जैसे मान लो ये मेरा, ये सभी ना आपके, ये आपका कंट्रोल प्लेन है, ये आपका नोड 1 है, ये नोड 2 है। इसमें मैंने क्या किया, ये जो मेरा चल रहा है, अच्छा एक बार आपको देखना है ना कौन सा रिलीज है, वो भी चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। कैड स्पेस स्लैश etc स्लैश OS हाइफन रिलीज, मुझे कमांड याद है अभी भी। ये कौन सा है, 9.5, ठीक है। तो मे भी शायद लेटेस्ट ही हो गई, इसके बाद 9.6 तो नहीं आया होगा अभी। ये लेटेस्ट लेके आता है। तो यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ, ये सब में जो है RCL 9.5 है, इसमें भी आपका 9.5 है, और यहाँ पे भी क्या है, आपका 9.5 है। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक यूजर बनाया है एनसिबल के नाम से, सब में यूजर बना रखा है एनसिबल के नाम से, और एनसिबल को ही की भेजना है। इस यूजर से मैंने एक की जनरेट किया। क्या किया? की तो चलो जनरेट हो गया। अब की को क्या करना है, मुझे सेंड करना है। की को यहाँ पे जो भी आपका जो पब्लिक की बनेगा, मतलब पब्लिक की भी होगा, इस पब्लिक की को मुझे कहाँ लेके जाना है, इन पे लेके जाना है। तो अभी कोई की बेस ऑथेंटिकेशन यूज नहीं कर पाएंगे, तो हमें इनको कॉपी करने के लिए जो यहाँ से यहाँ कॉपी करेंगे, इसके लिए कौन सा यूज करेंगे मेथड? पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड फर्स्ट टाइम जब आप कॉन्फ़िगर करोगे तो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन का यूज करके आप एनसिबल से जो की जनरेट किया था वो आप दोनों नोड्स के एनसिबल को भेज सकते हो। आप कह रहे हैं जो ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही चेंजेस करने हैं। वो चेंजेस कहाँ पे करना है, 1 मिनट होल्ड करना। ठीक है, तो इसमें जो हमारा एसएसएस तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता ही है, कोई भी लिनक्स तो पहले वाला भी हो चाहे ये वाले लेटेस्ट हो। तो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल नहीं था। उसके लिए इन्होंने अलग से एक फाइल, एक लोकेशन बना रखा है। लोकेशन क्या था, ETC के अंदर SSH, और इसके अंदर आपका SSH SSD_config.d के अंदर 50-cloud करके एक फाइल था। इस फाइल में आपको पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल करना पड़ेगा, बाकी और कोई चेंजेस करने की कोई नीड नहीं थी। समझ आ रहा है बात को? सिर्फ आपको इन मशीन में जाके सिर्फ एक ही चेंजेस करना है। वो चेंजेस क्या करना है, आप यहाँ पे जाएंगे, इसको एग्जिट करके बैक आइए, और यहाँ पे विम करके इस फाइल पे आपको चेंजेस करना है। यहाँ पे नो होगा, उसको यस कर देना है। बाकी आपको एसएसएल से रिलेटेड कोई भी चेंजेस करना ही नहीं है। बस हम क्या कर रहे हैं, हम पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर रहे हैं। अभी समझ में आ रहा है ऑनलाइन? सर मतलब ये है ना कि फर्स्ट टाइम हमें सिर्फ पासवर्ड बेस डालना है ना। हाँ, फिर इसके बाद तो की, अब की तो एक में तो पहुंच ही गया। फिर आप एसक्यूएल से लॉगिन कर लो, एक में तो हमने सेंड कर ही दिया, सेकंड में भी सेंड कर देते हैं। IP स्पेस LEDR, यहाँ पे ये दूसरे का हम वो लेके आते हैं, यहाँ से IP कॉपी कर लेते हैं। आप ऐसे ही तो नॉर्मली उसमें भी करते हो ना। यहाँ पे यस कर दो,
बट आप ये फर्स्ट टाइम पे भी की आप कर सकते हो, पता है, मैनुअली कॉपी पेस्ट करके उसका की का कंटेंट। चलो ये ठीक है, ये हो गया। लेकिन पर इसे कोई दोबारा कभी पासवर्ड मांग रहे नहीं। नहीं, अब क्यों मांगेगा, अब तो की पहुंच गया ना। अब मैं यदि यहाँ से लॉग इन करूंगा, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ से मैं उनको एक्सेस करूंगा रिमोटली, तो मेरा यहाँ पे, हाँ जी बोलिए। सर लेकिन एक बात बताइए हाँ। कि जैसे मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे पास 50 मैनेज होस्ट है, ठीक है। हम्म। अभी मेरे को 10 मशीन और ऐड करनी है, हम्म। और उनके ऊपर मेरे को एंसिबल से वापस से वही कॉन्फ़िगरेशन करनी है जो मेरे पास पिछले 50 कंप्यूटर के ऊपर है। हाँ। अभी आपने बोला कि फर्स्ट टाइम पे मेरे को वहाँ पे पासवर्ड और बेस्ड ऑथेंटिकेशन वहाँ पे यूज करना पड़ेगा, हम्म। लेकिन अभी मेरे पास तो वहाँ पे 10 मशीन है या 20 मशीन है। तो सब में मैनुअली करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम कनेक्ट करने के लिए तो मैनुअली ही करना पड़ेगा। सर ऐसा तो नहीं था सर, पहले तो शायद नहीं, ऐसा अ, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ना। आप सोच, इतना ऑटोमेशन नहीं हो सकता ना। आपके मान लो स्विच ऑफ है, तो स्विच ऑफ को करने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा ना वहाँ। हम ये पहली बार कर रहे हैं, हम फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद एक बार कनेक्ट हो गया तो आप उसके बाद कुछ भी करो, उनको रीस्टार्ट करो, रीबूट करो, शट डाउन करो, जो भी करना है आप करो उसके बाद। नहीं वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन सर मान लो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, मेरे पास 200 मशीन हो गई, 300 मशीन हो गई, अब 300 मशीन में तो भैया हालत खराब हो जाएगी वो तो। तो आप तब भी आप एक स्क्रिप्ट बना लो और स्क्रिप्ट को वहां पे सेंड कर दो, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करा लो। और कोई ऑप्शन है ही नहीं, पहले स्क्रिप्ट बनाए कर लो। ठीक है सर, चलो करके देखते हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ये नहीं, उसके मेथड है अलावा ही। ऑप्शन है ही नहीं है। ये तो इतना तो मुझे, ये तो बहुत बेसिक चीज है, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं कहीं पे भी। ठीक है सर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल से मैं एक्सेस कर रहा हूँ, अब ये बिना पासवर्ड के मेरा एक्सेस हो जाना चाहिए, ठीक है। हो गया, देखो लॉगिन पहुंच गया 224 में। कहाँ पे पहले थे, 195 में थे, कहाँ आ गए 24 में। तो ये देख लेते हैं दोनों वीएम्स को कनेक्ट कर पाए कि नहीं कर पाए। तो यहाँ पे इसका भी है, तो ये उसको कनेक्ट किया था, तब इसका आईपी लेके आ जाते हैं। टूडे स्पेस एसयू, आईपी स्पेस एडीडीआर, क्या। हाँ, कोई नहीं, आप वो तो आपकी मर्जी, जिससे भी आईपी से कनेक्ट करना है, होस्ट नेम से कनेक्ट करना है, तो उतना तो सब चीजें आप लिनक्स में पढ़ ही चुके हो। ये भी कनेक्ट हो रहा है, दोनों कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे इन्वेंट्री कन्फिगर करना है, क्या करना है भाई, जो भी मुझे मैनेज करना है उन नोट्स के लिए इन्वेंट्री करना है। इन्वेंट्री के लिए सर तो वो रूट लॉगिन जो परमिट कर रहे थे यस करके, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। वो तो वो इसलिए है कि मान लो आपको वहां पे रूट से, जैसे मान लो वीएम्स हैं, जैसे नोड 1 है, इसको मैं कहीं से रिमोटली एक्सेस करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं लॉग इन करूँ वो मैं रूट से करूँ। तो जब तक वहां पे ये इनेबल नहीं हुआ तब तक आप उसको नहीं कर पाओगे, समझ रहे हैं बात को। मेरे पास जो नोड 1 है, मैं इसको कहीं से लॉग इन कर रहा हूँ, मैं लॉग इन किससे करना चाहता हूँ, रूट से। तो रूट, तो उसके लिए आपको वहां पे एसएसडी में जाके उस कॉन्फ़िग फाइल में आपको चेंजेस करना पड़ेगा, परमिट रूट लॉगिन यस, और प्रॉविट पासवर्ड को हटाना पड़ेगा, वो अनकमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नहीं होता, ये तो आपको नॉर्मल लिनक्स में भी आपने किया था। अब यहाँ पे इन्वेंट्री कन्फिगर करना है, तो इन्वेंट्री करने के लिए आप यहाँ पे बैक आ जाओ। इन्वेंट्री के लिए फाइल का लोकेशन का क्या नाम था, अच्छा ये था एनसिबल होस्ट करके, तो रूट से ही कन्फिगर कर दो, या आपको सूडो लगा के यहाँ से भी कर सकते हो। या तो यहाँ पे आप सूडो करके इस कमांड को कॉपी कर लो, क्योंकि हमने रूट का प्रिविलेज तो दे ही दिया है, इसको एंटर कर लो, और यहाँ पे आने के बाद आप नोड बना लो। दोनों को अलग अलग ग्रुप में डालना है या एक ही ग्रुप में डालना है। एक ही पेज का। तो यहाँ पे करने के लिए इंसर्ट मोड पे ये आप लार्ज ब्रैकेट यूज कर लो, इसमें आपका ग्रुप नेम आ जाएगा। ग्रुप नेम आपको क्या डालना है, सेल्स डाल दूं। उसके बाद दोनों की प्राइवेट आईपी, ये मैं इन्वेंट्री बना रहा हूँ। मुझे मान लो दूसरा ग्रुप करना हो, दूसरा ग्रुप बना दो, बताता हूँ कैसे बनेगा। हाँ, प्राइवेट आईपी भाई, देखो बहुत इजी स्टेप से, बहुत ज्यादा कमांड हमने नहीं चलाई। यदि आप देखोगे तो 3-4 ही कमांड हमने चलाई, पूरा हमारा एंसिबल कन्फिगर होगा। तो जितना शॉर्ट, यदि मुझे दूसरा ग्रुप बनाना होगा तो ग्रुप बना दो, कोई बात नहीं, ब्लैंक छोड़ दो। ये मान लो मेरा एडमिन ग्रुप है, तो क्लोज कर दो, तो ग्रुप आपको दो दिखाएंगे वो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप इसको जाके सेव कर दो। सर्विस की नीड है तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया होगा। अच्छा, एक चीज और भी है, इसका एक लोकेशन फाइल है, नाउ डू चेंजेस एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में, कि वो वहां पे लुकअप ना करे।
इस वाले होस्ट वाले अभी हमने किस में किया था, एंसिबल होस्ट पे किया था ना। चलो पहले मैं देखता हूँ भाई ऐसे ही करेगा नहीं, बट मैं एक बार देख लेता हूँ ऐसा रिक्वायरमेंट है या नहीं है। मैं यहाँ पे वो वाला कमांड चलाता हूँ एंसिबल के थ्रू, कोई भी चेंजेस करता हूँ दोनों मशीन पे। मैं अभी वो चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ये जो डिसेबल का कमांड आता है वो वहाँ पे दे रखा होता है, इस फाइल पे लुकअप ना करे नोड को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये डिसेबल कर दो पहले। बट उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि ऐसा नीड है भी नहीं है। तो भाई इसको कमांड चलाने के लिए क्या है, अब मैं देखो मैंने ये कर दिया। अब मैं इस सिस्टम से बैठ के दोनों नोड्स में कोई चेंजेस करना चाहता हूँ। एंसिबल स्पेस आपका क्या आएगा, ग्रुप का नेम, सेल्स स्पेस हाइफन बी स्पेस हाइफन ए स्पेस एंड देन एल स्पेस स्लैश। मैं उन दोनों सिस्टम के एंसिबल का चेक कर लूँ वहाँ पे क्या डेटा है। मैं अपने कंट्रोल पे बैठ के सेल्स ग्रुप में जो दोनों नोड्स हैं उनके होम स्लैश एंसिबल पाथ में चेक करूँ वहाँ पे क्या डेटा है, एंटर कर लेता हूँ। तो कोई यहाँ पे वो नहीं दिखा रहा, कोई फाइल है ही नहीं। आप जाके चाहो तो मैं यहीं से बैठ के चेक करूंगा, ऐसा नहीं वहां पे जाना पड़ेगा आपको। आप यहाँ पे जाके चेक भी करना चाहते हो यहाँ पे देख सकते हो एंसिबल। और मैं समझा भी दूँ स्क्रीन, ये देखो यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। अब यहाँ पे करना क्या है कि मैं देखो मैंने क्या किया, एंसिबल इन दिन आपका ग्रुप का नेम, बी मतलब बिकम एज अ रूट, ए मतलब अप्लाई, जो भी आप यहाँ पे करो, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मान लो कुछ टास्क परफॉर्म करवाना है, वहां पे फाइल क्रिएट करना है। टच स्पेस, हाँ बोलिए, किसी कोई क्वेरी करना है क्या? नहीं, अच्छा। अच्छा आज के लिए सर इतना आज बहुत। के लिए इतना बहुत है, हाँ सर हाँ सही बस कह रहे एक हो। मिनट, बस बस यही, बस ये हो गया ना। बस मैं अभी मैंने कन्फिगरेशन नहीं करा है। हाँ, कोई बात नहीं, मतलब हाँ लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब लगाओ एसवीएल स्पेस स्लैश, क्योंकि एसवीएल चला रहा तो नहीं जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अनवांटेड क्यों यूज करें, लो। तो ये इसमें, बट उसने आरसी जीरो करके इसने रिप्लाई किया। अब जाके एलएस करके देखो आप यहाँ पे, दोनों में केके नाम का फाइल बन गया। आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, यहाँ पे केके नाम का एक फाइल बन गया होगा। आपका ये एंसिबल कॉन्फ़िगर हो गया। ये इतना आपको करके लाना है, मतलब मे बी शायद आपको कोई इशू है तो इसको करो, कल मुझसे पूछना। देखो मैंने एक बार दिखा देता हूँ कि एंसिबल मैंने क्या कमांड चलाई है। एंसिबल में तो मैंने यहाँ पे, अच्छा इस वाले पे देख लेते हैं, क्योंकि मैंने एंसिबल से की जनरेट की थी। सॉरी, हिस्ट्री। यहाँ पे ये कुछ कमांड यहाँ पे चलाई है, की जनरेट किया, की को कंफर्म किया, उसके बाद दोनों में सिस्टम में मैंने कॉपी कर दिया। और कोई कमांड चलाया नहीं। और शायद दो तीन कमांड वहां पे मैंने चलाई होंगी। तो आप देखो कितना इजीली आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपडेट किया था, अपडेट करने के बाद इंस्टॉल किया विम, और इसमें जाके मैंने उसको अलाउ कर दिया, यूजर ऐड कर दिया। आ गया मैम, आ गया मैम। ठीक है, तो मैं ये ना ये फ्लो स्टॉप कर दे रहा हूँ।